अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम इरम है और आज हम करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैप है और जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका जो रूट है वो क्या होगा कि ये मुंबई और गुजरात में पर्टिकुलरली जो मंदरा का इनका एरिया है, इसको ये कनेक्ट करेंगे यूएई के साथ थ्रू द शिपिंग रूट। मुंबई एंड मंदरा इन द गुजरात विल बी कनेक्टेड टू द यूएई, ठीक है, थ्रू शिपिंग रूट। देन रेल रूट के थ्रू यूएई एंड सऊदी अरेबिया विल बी कनेक्टेड अप टू द पोर्ट ऑफ हाइफा इन इजराइल, और इस पोर्ट ऑफ हाइफा से फिर शिपिंग रूट के थ्रू इस नेटवर्क को कनेक्ट किया जाएगा टू द पोर्ट ऑफ पायरस इन ग्रीस, एंड फ्रॉम देयर ये पूरा रूट आगे यूरोप में कनेक्ट होगा। ये फिर रोड रूट होगा, रेल रूट होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली रूट है जो कि ये डेवलप करने की बात कर रहे हैं। द कॉरिडोर विल इंक्लूड अ शिपिंग रूट, जैसे मैंने आपको बताया, कनेक्टिंग मुंबई एंड मंद्रा with the UAE, then a rail network connecting the UAE, Saudi Arabia and Jordan with the Israel port of Haifa to reach the shores of Mediterranean Sea. Haifa will then be connected by the sea to the port of Piraeus in Greece to eventually be connected to Europe. तो आपको जो समझने की ज़रूरत है वो इसका मैप है। ये आप समझ लेंगे एक दफ़ा तो आपको आसानी हो जाएगी। देन MOU जो है इसका वो साइन हुआ है। इसकी अनाउंसमेंट हुई है ऑन द साइड लाइन ऑफ द G20 मीटिंग जो कि न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ है यूरोपीय यूनियन और 7 कंट्रीज के दरमियान में, जिसमें इंडिया है, यूएस है, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ जी कि ये जो कॉरिडोर है जिसके बारे में इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है, इसका बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि ये कॉरिडोर है डिस्प्यूटेड वाटर्स के ऊपर। Since Eimer, chief advisor to the Ankara Center for Crisis and Policy Studies, a Turkish think tank, said Greece was trying to take away the Turkey's right in the Eastern Mediterranean. अच्छा, मसला ये है यहाँ पर कि जो आपका मेडिटेरेनियन सी है ना, इस सी को लेकर यहाँ इस सी के अंदर भी कुछ आइलैंड्स हैं। आपने साउथ चाइना सी के बारे में तो बहुत सुना होगा, आपने हाइड्रोपॉलिटिक्स इन साउथ एशिया के बारे में सुना होगा, लेकिन यही इशू मेडिटेरेनियन के अंदर भी है। मेडिटेरेनियन के पानियों के ऊपर भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर ग्रीस का कब्जा है और जिसके ऊपर टर्की का क्लेम भी है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक तो टर्की को इंक्लूड नहीं किया गया, दूसरा उस डिस्प्यूटेड वाटर के ऊपर से इस कॉरिडोर को गुजारने की बात की जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात थी कि टर्की की तरफ से रिएक्शन सामने आना था और वो आया। और क्या रिएक्शन आया थी? सबसे पहले नो सक्सेस विद बाईपासिंग टर्की, तो नहीं सॉरी, इसको तुर्की अब हम कहते हैं। डॉक्टर गोरे अल्पारा, फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है, इसने कहा Alpar attributes that in the IMEC project to the rivalry between the major powers that want to use India to contain China in the region. This project cannot be successful. In fact, any project that tries to bypass the Turkey in the region is dangerous. उसने दो बातें कही हैं अल्पार ने। एक तो उसने तुर्किया का पॉइंट ऑफ व्यू वो सामने रख दिया, दूसरा उसने कहा कि ये प्रोजेक्ट ग्रेट पावर्स की तरफ से एक कोशिश है, और वो कोशिश किस लिए है कि चाइना को काउंटर किया जा सके, रीजन के अंदर चाइना को काउंटर किया जा सके। तो हम अगेन इसको कह सकते हैं ये भी एक रिएक्शनरी पॉलिसी ऑप्शन है जो कि इन्होंने अपनाया है।
The big power are using the regional power against each other. We have to understand this game. वो साथ में ये कह रहा है कि वो चाइना को तो कंटेन करना चाह रही है, लेकिन वो रीजनल पावर को भी हर जगह आपस में लड़वाना चाह रही हैं, तो हमें इससे अपने आप को खबरदार करने की जरूरत है। यानी ये वो ग्रीस को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि बिग पावर वांटेड अस टू फाइट विद ईच अदर ओवर दीज डिस्प्यूटेड वाटर्स, so we shouldn't. और ऑब्वियसली काउंटरिंग BRI, ये BRI को काउंटर करने के लिए, जैसे मैंने कहा, एक रिएक्शनरी पॉलिसी एटीट्यूड की तरह इसको स्टार्ट किया गया है। ब्रिटिश थिंक टैंक का इसके बारे में क्या ख्याल है जी, ये देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू अहमद, एसोसिएट फेलो एट द ब्रिटिश थिंक टैंक, the Biden administration is pushing for an agreement between the two countries as a part of a broader plan to contain Iran and check the China's growing influence in the Middle East. मतलब ये कि ये एक तरफ ईरान को कंटेन करना चाह रहे हैं मेडिटेरेनियन की इन्फ्लुएंस से। मेडिटेरेनियन में ईरान का एक मेजर इन्फ्लुएंस रहा है, इस इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है यूएसए, और दूसरी तरफ वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना को कंटेन करना चाहता है। A Beijing broker deal to the restore diplomatic ties between the Saudi Arabia and Iran announced in March was a wake-up call for the Washington. अब देखें, ब्रिटिश जो है, यूके जो है, ये एक लाइक माइंडेड पार्टनर रहा है हमेशा से यूएस का। यूएस की हेजेमोनी के अंदर जिसने बिग रोल प्ले किया है, वो उसको यूके की सपोर्ट भी रही है इसी वजह से। लेकिन उसका जो थिंक टैंक है, उसकी तरफ से भी वाज़ह ये ओपिनियन हमें मिलता है कि ये जो है एक रिएक्शनरी पॉलिसी एटीट्यूड है, जो इस वजह से भी सामने आया है। एक तो ऑब्वियसली BRI तो कब से चल रहा है, BRI उनके लिए एक वेकअप कॉल था, लेकिन उसके साथ साथ अभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पे यूएस के लिए क्रिएट करके रखती है कि जो चाइना का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो इस रीजन के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। अगर वो सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान में ये जो डील हुई है ये सक्सेसफुल रहती है, ठीक है, सस्टेनेबल डील हो रहती है ये, तो यूएस के लिए तो ये एक स्वेयर ब्लो है टू इट। ऑब्वियसली रीजन की प्रॉस्पेरिटी के लिए ये डील बहुत बेहतर है, लेकिन इसकी वजह से चाइना का जो डिप्लोमेटिक क्लाउड है वो इंक्रीज करेगा, चाइना की जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज करेगी इस एरिया के अंदर, और ऑब्वियसली यूएस ये कभी भी नहीं चाहेगा। फिर इसमें जी इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ये जो कॉरिडोर है ये मेजर माइलस्टोन है इंडिया के लिए, क्योंकि इसको रोड एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है, और ये जी पहले पाकिस्तान के साथ जो इसके रिलेशन हैं उसकी वजह से इसकी ब्लॉक हुई हुई है, ख़ासतौर पर सेंट्रल एशियन रीजन की तरफ, ठीक है, और फिर मिडल ईस्ट की तरफ भी। तो अगर ये आप शिपिंग रूट के थ्रू सऊदी अरेबिया यूएई के साथ कनेक्ट होगा और आगे फिर ये रोड रेल नेटवर्क के थ्रू, तो ये यूरोप तक की इसको रसाई मिल सकती है, ठीक है। अडानी एक ग्रुप है, ठीक है, इंडिया का प्राइवेट ग्रुप है। Adani was looking at taking over the Greek ports to control the main gateway for Indian exports to Europe. Okay. Indian Middle East Economic Corridor will enable Modi's government to capitalize on India's growing interconnectedness with Saudi Arabia, UAE and other Gulf states where there are large Indian diaspora population. Obviously उनको इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ही होगा, लेकिन सॉफ्ट पावर के लिए भी उनकी एक प्लेटफॉर्म इनको मिल सकता है। जितनी इंटरकनेक्टेडनेस बेहतर होगी उतना वो अपने डायस्पोरा कम्युनिटीज के साथ बेहतर जो है कनेक्ट कर सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज उनके ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब सऊदी अरेबिया और यूएई का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यूएस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टर्किया इसको कैसे देख रहा है, ग्रीस इसको कैसे देख रहा है। मज़े की बात यह है कि ये एक प्रोजेक्ट है, लेकिन हर कोई जो है वो इसको अपने नज़रिए से देख रहा है और अपने बेनिफिट्स और अपने चैलेंजेस को देख रहा है। In the wake of Russia's full-scale invasion of Ukraine in February, East-West and global North-South bifurcation has accelerated on the international stage. हम सबको हमें पता है, इसकी वजह से गल्फ स्टेट के ऊपर भी प्रेशर आया था कि वो कोई साइड ऑप्ट करें, मतलब यूक्रेन वॉर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लें, ठीक है, लेकिन गल्फ स्टेट ने अपनी मल्टी अलाइंड पॉलिसी को प्रेफर किया और उन्होंने कहा
कि हम जो है चाइना के साथ अगर रिलेशन रखते हैं तो हम यूएस के साथ भी रखते हैं, और उसी तरह से हमारे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन रशिया के साथ भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने सिफारती ताल्लुकात नहीं खराब किए अपने रशिया के साथ, उन्होंने एक अपना स्टांस लिया कि हम मल्टी अलाइंड हैं और हम इस मल्टी अलाइंड स्टेट को छोड़ के कोई ऐसा अलायंस नहीं बनाएंगे जिसके अंदर बायपोलैरिटी हो, दुनिया बायपोलर हो जाए। ये तो आप सबको भी पता है ना, ये डिबेट है कि दुनिया मल्टीपोलर हो गई है। गल्फ कंट्रीज कैन मैक्सिमाइज देयर जियोपॉलिटिकल क्लाउड अक्रॉस द मल्टीपल रीजन, ठीक है। तो वो पहले भी दुनिया को, वर्ल्ड ऑर्डर को मल्टीपोलैरिटी की नज़र से ही देख रहे हैं, उसी तरह से वर्क कर रहे हैं। और अभी इस प्रोजेक्ट के थ्रू भी वो यूएस के साथ भी इंटीग्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के साथ उनके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो यूएस के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाह रहे हैं, यूरोप के साथ भी मजीद इंटीग्रेट होना चाह रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान पे इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? तो एक तो ये कि इसके बारे में हाइप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है। मिसकंसेप्शन है कि ये बीआरआई को चैलेंज कर सकता है, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन ये कि ये स्मॉलर स्केल पे है, सी पैक को चैलेंज नहीं कर सकता। ये सी पैक इससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसकी परसेप्शन लेकिन एक ज़्यादा क्रिएट की जा रही है, ठीक है, कि ये भी कहा जा रहा है कि ये सी पैक की जो सिग्निफिकेंस है उसको कम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें बेहतर तौर पे आइडिया हो जाएगा कि इनके दरमियान में क्या फ़र्क है। इनिशियल एंड प्रोग्रेस को देखें तो हमारे पास इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये अभी इस पर सिर्फ MOU साइन हुआ है, जबकि BRI के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी इन पाइपलाइन है, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ पाइपलाइन के अंदर है। तो ये तो इनिशियल स्टेज के अंदर है। स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें तो BRI का जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये अगर हम कहें तो 100 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर से। जोग्राफिकल कवरेज देखें तो BRI जो है ये ऑलमोस्ट आपके 60 to 70 कंट्रीज को इंटीग्रेट करता है, जबकि ये इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ये हार्डली 10 to 15 कंट्रीज को इंटीग्रेट कर सकेगा। ये इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये यूनी डायरेक्शनल है, जबकि BRI के प्रोजेक्ट जो हैं ये मल्टी डायरेक्शनल है। स्कोप में देखा जाए तो ये सिर्फ इकोनॉमिक पर्पस के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जबकि BRI के प्रोजेक्ट जो हैं उसमें मल्टीपर्पस आपको चीज़ें मिलती हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, रोड एंड रेलवे नेटवर्क्स हैं, पोर्ट डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे कॉपरेशन है। अगर हम इसके प्रोस्पेक्ट्स देखें तो कुछ प्रोस्पेक्ट्स भी हैं इस प्रोजेक्ट के, उसमें सबसे बड़ा ये कि इसमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो सारा इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी डेवलप है। फाइनेंशियल वायबल भी है क्योंकि इसमें जितने कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वेल्दी कंट्रीज हैं। BRI में तो एक कंट्री है ना, चाइना है, जो कि इन्वेस्टमेंट सारी तो इसकी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंट्रीज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस को इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा कहा है कि जी हम ग्रीन क्लीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इनको एनर्जी का भी इशू नहीं है, एनर्जी सिक्योरिटी का यहाँ पे रीज़न नहीं, एनर्जी इनसिक्योरिटी का रीज़न इसके रास्ते में कोई हर्डल नहीं बन सकता। ऑब्वियसली मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं जो कि इन रिसोर्सेज से माला माल है। चैलेंजेस ये हैं कि ये डाइवर्स 20 कंट्रीज हैं, ठीक है, इनकी कोई आपस में इंटीग्रेशन नहीं है। एक तरफ आपको इंडिया मिलता है, दूसरी तरफ आपको मिडल ईस्ट के कंट्रीज मिलते हैं, और फिर ऑब्वियसली मिडल ईस्ट के अपने क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, वो भी हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ फिर आपको यूरोप मिलता है, ठीक है, यूरोप के कंट्रीज मिलते हैं, और फिर ग्रीस और तुर्किया
अगर पोटेंशियल तर्किया भी इसमें शामिल हो जाता है, तो उनका एक अपना इन्वायरमेंट, एक अपना कल्चर, एक अपनी इकोनॉमी है, तो इनके दरमियान में इंटीग्रेशन जो है वो बहुत कम है। और ऐसे कंट्रीज जो फाइनेंशियल लेवल पर तकरीबन एक ही जैसे हों और उनके दरमियान में इंटीग्रेशन भी ना हो, तो फिर उनका कोऑपरेशन ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये तो बेसिक सी चीज़ है ना, ठीक है। या तो ये कि एक डोमिनेटिंग पावर है, ठीक है, तो वो डोमिनेट कर रही है ना उस प्रोजेक्ट को, उस चीज़ को, उसको वो लीड कर रही है डायरेक्टली। लेकिन अब आप सब इक्वल फुटिंग पे हैं और उस इक्वल फुटिंग पे हर कोई अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करे, तो फिर प्रोजेक्ट की वायबिलिटी तो नहीं रहती है। ऑब्वियसली मिडल ईस्टर्न क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, अच्छा देखें अब हमने पहले बात की कि फाइनेंशियल वाइबल है, अब हम कह रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बात ये नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, बात ये है कि कोविड के बाद पर्टिकुलरली एक हमें रिसेशन नज़र आता है ओवरऑल, ठीक है, इकोनॉमिक रिसेशन नज़र आता है, ठीक है, एक स्टेग्नेशन नज़र आती है इकोनॉमी के अंदर। इसकी वजह से हर कंट्री खुद स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में कौन जो है वो बोल्ड स्टेप लेगा और ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और हर कंट्री की ऑब्वियसली, जैसे हमने पहले बात की, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट इंटरेस्ट है। यूएई, सऊदी अरेबिया इसको डिफरेंटली व्यू कर रहा है। ग्रीस जो है ऑब्वियसली वो एक ट्रांजिट इकोनॉमी बनना चाहता है। यूएस जो है वो ईरान और उसको काउंटर करना चाहता है। यूरोप जो है वो अपनी स्टेग्नेटेड इकोनॉमी को सहारा देने के लिए इंटीग्रेट होना चाह रहा होगा। मतलब तो हर किसी के डाइवर्स इंटरेस्ट है इसमें। तो अगर हम देखें, इसको कंक्लूड करें, तो मीडिया इन द मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर have been unveiled so recently, it is difficult to predict all the geopolitical consequences of this multi-continental corridor, especially given the many unknown variables in the equation at this early stage. Professor Michael Tantman of Spain's University of Navarra aptly noted that this development would lead to the strategic and geopolitical reconfiguration and reshapes the India's role within the Eurasian economic landscape. History seems to be repeating itself as the countries come together not only to boost the trade and economy but also to participate in the great game in the Mediterranean. Will they succeed by creating disquiet in Turkey? तो अगेन अभी ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन एक बात जो न होती हुई नजर आ रही है कि दुनिया फिर मेडिटेरेनियन के सराउंडिंग में एक दूसरे के आमने सामने होगी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट कॉपरेशन की तरफ भी जा सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कुछ कन्फ्लिक्ट्स को भी जनरेट कर सकता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट आगे चलता है। क्या ये BRI को काउंटर कर पाएगा? क्या यूएस का जो इससे लिंक एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो पाएंगी? क्या तुर्किया को आइसोलेट करके ग्रीस को यूज करते हुए ये प्रोजेक्ट वायबल हो सकता है? तो ये सारी चीजें हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अनवील होंगी। इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कौन कितनी करेगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, कि ये स्कोप में, स्केल में, प्रोग्रेस में और जियोग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से कहीं भी BRI को काउंटर नहीं कर सकता और CPEC को भी ये काउंटर नहीं करेगा। ये एक अपनी नेचर का प्रोजेक्ट है जिसकी एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है।